आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के अलावा कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में आज सुबह से मौसम अबर आलूद था और दोपहर में मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिससे आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, करीमनगर, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, महबूबाबाद और खम्मम में बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश हुई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, कामारेड्डी, मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, करीमनगर, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडम, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, महबूबाबाद और खम्मम में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। నాలుగు గేట్లు ఇచ్చినారు. భద్రం భద్రం దాని 4 గేట్లు ఇచ్చినారు. భద్రంగా ఉంటేనే సరిపోయి 4 గేట్లు ఇచ్చినారు. ఎంత భద్రంగా ఉంటే అంత మేలు. వస్తానా లేవు వస్తానా లేవు ఉండరాదా మట్టపోతుంది. दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 3,07,88,138 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 9,57,866 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 53,08,014 हो गया, जबकि 85,619 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 1,69,169 हो गई है, जबकि 1,025 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में जुमे के रोज़ 2,123 नए मामले सामने आए थे और 9 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 30,636 एक्टिव केसेस हैं। रियासत में अब तक 1,37,508 अफराद इस मोजी वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र के 7 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासर हुए हैं, जिसके नतीजे में उनके दफ्तर के दीगर मुलाजिमीन खौफजदा हो गए। वज़ीर मौसूफ ने इस वाक़े के बाद अपनी जांच करवाई, जिस पर वो मनफी पाए गए। मुस्बित पाए गए मुलाजिमीन में वज़ीर मौसूफ के पर्सनल असिस्टेंट, गनमैन और ड्राइवर्स भी शामिल हैं। इन तमाम में इस वबा की अलामात नहीं पाई गई। इन तमाम को घर में ही अलग थलग रहने की हिदायत दी गई है। बल्दी हुक्काम ने वज़ीर मौसूफ के दफ्तर को जरासीम से पाक किया। आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी किम्स के नज़दीक ग्रीन चैनल के ज़रिए 2 गुर्दे और एक लीवर ले जाने वाली एम्बुलेंस को बगैर रुके पहुंचाया। एयरपोर्ट से किम्स तक का
करीब 37 किलोमीटर का ये फासला एम्बुलेंस ने 25 मिनट में तय किया। ये आज़ा मुंबई के कतिया दहिंदा के अखरबा ने मुहैया करवाए। पुलिस की शानदार खिदमात पर किम्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने काबिल तहसीन करार दिया। हैदराबाद और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के इन खिदमात से लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा रही हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद ने इस साल यानी 2020 में 9 मरतबा ग्रीन चैनल के ज़रिए ज़िंदा इंसानी आज़ा को मुख्तलिफ दवाखानों में पहुँचाया है, जो काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में मुतारिफ करदा किसानों और ज़राअत से मुतालिक बिल मुल्क में ज़रई शोबे के साथ सख्त नाइंसाफ़ी के मुमासिल है। काश्तकारों पर मनफी अंदाज में असरअंदाज होने और कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने वाले इन बिलों की सख्ती से मुखालिफत करने की वज़ीर आला ने TRS पार्लिमानी पार्टी कायद के केशव राव को हिदायत दी। राज्यसभा में मज़कूरा बिलों की शिद्दत के साथ मुखालिफत करने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि बज़ाहिर इन बिलों में कहा गया है कि किसान अपनी ज़रई पैदावार को कहीं भी फ़रोख्त कर सकते हैं, ताहम दर हकीकत ये ऐसे बिल्स हैं जो ताजरीन को मुल्क में कहीं भी जाकर ज़रई पैदावार ख़रीदने के काबिल बनाते हैं। मज़कूरा बिल्स कॉरपोरेट लॉबी को मुल्क भर में अपनी पहुँच को वुसअत देने व नेज़ खानगी ताजिरों के लिए ज़रई पैदावार की खरीदी के लिए राह हमवार करने में माउन साबित होंगे। उनका कहना है कि किसान अपनी पैदावार को मुल्क में कहीं भी फ़रोख्त कर सकते हैं, ताहम क्या किसानों के लिए अमलन ये मुमकिन हो पाएगा कि वो अपनी खलील पैदावार को बार बरादरी का भारी खर्च बर्दाश्त करते हुए दूर दराज के मकामात को ले जाएं और उसे ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करें। मज़कूरा बिल्स मीठी छुरी की मानिंद है और हर हाल में उन बिलों की मुखालिफत की जानी चाहिए। फ़िलहाल अनाज की दरामद पर 50% महसूल लागू है। मरकज़ी हुकूमत ने इसमें तखफीफ करते हुए उसे 15% तक घटा देने और 1 करोड़ टन अनाज को दरामद करने का फ़ैसला किया है। अभी तक 70 ता 75 लाख टन अनाज की खरीदी की जा चुकी है। वज़ीर आला ने इस्तिफ़सार किया कि 35% महसूल में तखफीफ का ये फ़ैसला किसे फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। मज़ीद ये कि फ़ैसला ऐसे वक्त किया गया जब मुल्क माली बहरान से नबरद आज़मा है। हमारे अपने मुल्क में ही कसीर मिक़दार में अनाज की काश्त की जाती है। अगर महसूलात में कमी की जाए और कसीर मिक़दार में अनाज दरामद किया जाए तो हमारे मुल्क के काश्तकारों का क्या होगा। वज़ीर आला ने TRS पार्लिमानी पार्टी कायद से कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ करदा इन बिलों की राज्यसभा में सख्ती से मुखालिफत की जानी चाहिए, जैसा कि मज़कूरा बिलों से ज़रई शोबे को शदीद नुकसान पहुँचने और किसानों के मफादात भी मुतासिर होने का ख़दशा है। उन्होंने TRS अरकान पार्लिमान को ऐवान बाला में इन बिलों की मुखालिफत में वोट देने की हिदायत दी। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारामन को एक मकतूब रवाना करते हुए बल्दियात और कॉरपोरेशंस को मरकज़ से वसूल शुदनी 1434 करोड़ रुपए के बकायाजात को फ़ौरी अदा करने की दरख्वास्त की। अपने मकतूब में KTR ने कहा कि 14वें और 15वें फ़ाइनेंस कमीशन ने तेलंगाना के बल्दियात और कॉरपोरेशंस में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और दीगर प्रोग्रामों के लिए फ़ंड्स मंजूर किए थे, लेकिन अब तक ये फ़ंड्स जारी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 14वीं फाइनेंस कमीशन ने 208 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट और 442 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट के तौर पर मंजूर किए थे, जो मरकज़ ने अब तक जारी नहीं किए। इसी तरह 15वें फाइनेंस कमीशन ने तेलंगाना के मिलियन प्लस शहरों में शामिल हैदराबाद के लिए 468 करोड़ रुपए और दीगर कॉरपोरेशनों के लिए 421 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की थी, लेकिन इस रकम को भी मरकज़ ने अब तक जारी नहीं किया।
उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में इस सिलसिले में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश कर दी है। हैदराबाद से मुतालिक फंड्स में अब तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया, जबकि दीगर शहरों से मुतालिक 105 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई, बाकी रकम जारी करना बाकी है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के शहरी इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर रियासती हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस सिलसिले में फाइनेंस कमीशन के फंड्स को रियासती बजट में मैचिंग ग्रांट के तौर पर शामिल किया गया है, इसलिए इन फंड्स को जल्द से जल्द जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि 14वें फाइनेंस कमीशन ने 2714 करोड़ रुपए तेलंगाना के लिए बतौर बेसिक ग्रांट मंजूर किए थे, जिसमें से सिर्फ 2502 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस रकम में भी 208 करोड़ रुपए की तखफीफ की गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से हैदराबाद शहर के लिए 468 करोड़ रुपए और दीगर शहरों के लिए 315 करोड़ रुपए 14वें फाइनेंस कमीशन के बकायाजात 650 करोड़ रुपए को मिलाकर मजमूई तौर पर 1434 करोड़ रुपए की रकम मरकज़ से उसूल शुदनी है। इस फंड को फौरी जारी किया जाए। केटीआर ने इस मकतूब की एक नकल मरकजी वजीर शहरी तरक्की व हाउसिंग प्रदीप सिंह पुरी को भी रवाना की। लोकसभा में टीआरएस पार्टी के लीडर नामा नागेश्वर राव ने कहा कि मरकज की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किया गया नया ज़राई बिल किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉकडाउन के दौरान मरकजी हुकूमत ने ज़राई बिल से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी किया था। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए नागेश्वर राव ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत लोकसभा में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर ज़राअत से मुतालिक 3 मुख्तलिफ बिलों को मंजूर कर लिया। उन्होंने मरकज़ से सवाल किया कि आया वो इन बिल्स के ज़रिए किसानों को भिखारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में ज़मींदारी निज़ाम था जिससे किसानों का इस्तेसाल हुआ और अब मरकज़ की बीजेपी हुकूमत नए ज़राई कानून के ज़रिए कॉरपोरेट निज़ाम को मुतारिफ़ कर रही है। टीआरएस कायद ने कहा कि कल राज्यसभा में उनकी पार्टी ज़राई कानून की मुखालिफत करते हुए से रियासत को शदीद नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस बिल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। वो डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं करेगा, मगर वंस अगेन जो है ना, आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को स्टेट्स का जीएसटी के बारे में सोचे। मेनली तेलंगाना का जो है ना 5500 करोड़ से ज़्यादा जीएसटी आईजीएसटी टोटल मिलकर 9000 करोड़ देने का है, उसका बारे में थोड़ा देख ले। और उसी के साथ साथ जो है ना सब अभी जो भी टाइम एक्सटेंड किया है उसको फाइलिंग के लिए ये सब जो है ना जो भी टाइम एक्सटेंशन किया है वो तो बहुत अच्छा तरह से जो है ना हुआ है। मगर इसमें जिस तरह से जो कोविड इफेक्ट जो है पूरा लोगों का ऊपर पड़ा है, मेनली जो है ना प्राइवेट कॉलेजेस का, प्राइवेट स्कूल्स का जो टीचर्स, प्राइवेट कंपनीज का एम्प्लॉयर्स का, ये सब कोविड इफेक्ट पड़ने का वजह से वो लोगों का सैलरीज में भी इफेक्ट पड़ा है। वो लोग जो है ना कुछ लोग व्हीकल लोन ले लिया है, कुछ लोग जो है ना अब घर का लोन ले लिया है। ये लोन्स के ऊपर भी जो है कम से कम मिनिमम एक 6 मंथ जो है ना इंटरेस्ट फ्री का मॉनिटोरियम देना चाहिए, उसको एक्सटेंड करना चाहिए। केवल तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो है ना एजुकेशन में अभी प्राइवेट पीपल का है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज प्राइवेट कंपनीज है, उसका सैलरीज भी जो है ना कुछ डिडक्शंस भी किया है। उसलिए ये एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ये टैक्सेस में वो लोग भी थोड़ा रिलीफ करे। उसी तरह से हमारा जो फाइनल रिक्वेस्ट है, जो पीएम केयर का जिस तरह से इसमें प्रोविजन दिया है, पीएम केयर के लिए जो बताया है, उसी तरह से जो है ना चीफ मिनिस्टर्स का भी सीएम केयर को भी देना चाहिए। तो दैट जो है ना स्टेट्स में जो भी अगर देना चाहता है, अगर वो स्टेट का कंट्रीब्यूशन में जो है ना स्टेट का जो लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, अगर सीएम केयर पीएम केयर का जो प्रोविजन रहेगा इसी तरह से सेम प्रोविजंस हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर का केयर भी होना चाहिए। उस तरह से होके क्यों बोलते तो उसको डायरेक्ट अभी अगर देखे तो अभी पूरा स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट फेस किया है,
अभी फ्रंट रनर फॉर दी जो कोविड-19 का जो है ना आगे रह के टीपीसीसी सदर व नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मुल्क की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने की मरकजी हुकूमत की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की। लोकसभा में आज बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर स्कीम के तहत 41 गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को खानगियाने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि इससे 80,000 से ज़्यादा मुस्तकिल मुलाजिमीन और लाखों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की नौकरियाँ जाने का खतरा है। मुलाजिमीन की तंजीमें भी इस तजवीज़ की शदीद मुखालिफत कर रही हैं। Honorable Speaker, sir, in the fourth tranche of the Atmanirbhar initiative, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman had on May 16th announced the decision to corporatize 41 government ordnance factories. This was a completely ill-advised move. In response, the three main federations of the ordnance workers, representing 80,000 permanent employees and lakhs of contract workers, have said that the move has exposed the government's game plan and opposed the government plan. The three federations who represent the employees have argued that a corporate entity would not be able to survive the unique market environment of defense products which have an unstable demand and supply dynamics. Honorable Speaker, sir, as a former military officer, I urge the Ministry of Defense to reconsider the decision to corporatize and probably privatize the ordnance factories in future. I appeal to the government to not embark on a path which will destroy the 200-year legacy of state-owned factories, government factories in India. Together, the 41 ordnance factories have over 82,000 permanent employees, beside lakhs of contract workers and several other lakhs of families. वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा है कि रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट काउंसिल हल्के के इंतखाबात के सिलसिले में मुनक़िद एक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि आसरा वज़ाइफ पर रियासती हुकूमत 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि मरकज़ी हुकूमत सिर्फ 180 करोड़ रुपए जारी कर रही है। इसके बावजूद आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि आसरा वज़ाइफ मरकज़ी हुकूमत दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सदर बंडी संजय आवाम के सामने गलत आदाद व शुमार पेश कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अवामी मसाइल को नज़र में रखते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो हर प्रोग्राम को मरकज़ से जोड़ने की कोशिश कर रही है। పోయిన 5 ఏళ్ల పీరియడ్ల మన రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రానికి కట్టిన వివిధ రూపాయల పన్నులు కట్టిన 2,70,000 కోట్లు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంకి 5 ఏళ్ల పీరియడ్ల కట్టిన 2,70,000 కోట్లు వాళ్ళ 5 ఏళ్ల పీరియడ్ ఇచ్చే ఏంటంటే 40,000 కోట్లు మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చారు. మన రాష్ట్రం నుంచి ఎంత ఆదాయం తీసుకున్నారో ఒక్కొక్కసారి ఆలోచించాలి. ఒక్క రూపాయి కూడా పేరుకి మన అసెంబ్లీలో చెప్పారు. ఈ బండి సంజయ్ వీళ్ళంతా వచ్చినప్పుడు ఉపన్యాసాలు చెప్తున్నారు. అసలు పెన్షన్ మేమే ఇస్తాను, రైతులకు మేమే ఇస్తాను, అన్ని మేమే ఇస్తానని చెప్పారు. నేను చెప్పాను. तेलंगाना एडसेट 2020 की कन्वीनर टी मुरुनालिनी ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इस मरतबा एडसेट एंट्रेंस इम्तिहान मुनक़िद किया जा रहा है, जो 1 और 3 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। उन्होंने बताया कि एंट्रेंस इम्तिहान 1 अक्टूबर को सपहर 3 बजे तक शाम 5 बजे और 3 अक्टूबर को सुबह 10 ता 12 बजे और सपहर 3 बजे तक 5 बजे शाम मुनक़िद होगा। उन्होंने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो अपने हॉल टिकट्स वेबसाइट edset.tschE.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 21 सितंबर से हॉल टिकट को डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड नंबर और तारीख़ पैदाइश का इंदराज करते हुए हॉल टिकट्स हासिल कर सकते हैं।
तेलंगाना में एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक कोर्सेज में दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दही इलाकों में तालीम हासिल करते हुए 10वीं जमात मुकम्मिल करने वाले तुलबा इन कोर्सेज में दाखिले के लिए अहल होंगे। ये कोर्सेज 2 साल के होंगे। रियासत के सरकारी और खानगी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में इन कोर्सेज की सहूलत है। 2 साल एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मुकम्मिल करने के बाद उम्मीदवार एमसेट के बगैर बीएससी एग्रीकल्चर में रास तौर पर दाखिला ले सकते हैं। डिप्लोमा एग्रीकल्चर के तुलबा को बीएससी एग्रीकल्चर में 10-15% नशिस्तें महफूज होती हैं। ज़राए ने बताया कि रियासत में सरकारी सतह पर 9 एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं जिसमें 200 नशिस्तें हैं, जबकि 7 खानगी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में 420 नशिस्तें हैं। इसके अलावा सीट टेक्नोलॉजी में 80 नशिस्तें हैं, जिनमें 20 नशिस्तें सरकारी कॉलेज के और 7 सीट्स खानगी कॉलेजेस में मौजूद हैं। इसी तरह 3 साल एग्रीकल्चरल डिप्लोमा कोर्स में भी दाखिलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। सरकारी कॉलेज में 20 सीटें और 3 खानगी कॉलेजों में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की 90 सीटें हैं। इस साल 3 साल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 2 साल एग्रीकल्चरल सीड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम हासिल करना होगा। मज़कूरा तमाम कोर्सेज में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा को 10वीं जमात कामयाब होना लाजमी है। इंटरमीडिएट या इससे ज़ायद की तालीम हासिल करने वाले इन कोर्सेज में दाखिलों के लिए नाअहल होंगे। 10वीं जमात तक की तालीम में कम से कम 4 साल दही इलाकों में तालीम हासिल करना भी ज़रूरी होगा। उम्मीदवारों की उम्र 31 दिसंबर 2020 तक 15 था 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। पॉलिस से 2020 इम्तिहान में हासिल होने वाले रैंक की बुनियाद पर सीट अलॉट की जाएगी। एग्रीकल्चरल पॉलिटेक्निक कोर्सेज में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा ऑनलाइन तरीक़ेकार पर 16 अक्टूबर तक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। OC-BC उम्मीदवारों को 1100 रुपये और SC-ST व माजूरीन के लिए 600 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। नशिस्तें पाने वाले उम्मीदवारों को सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए 12,810 रुपये और खानगी कॉलेजेस में 17,810 रुपये अदा करना होगा। मज़ीद तफसीलात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.pjtsau.ac.in से हासिल की जा सकती हैं। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1 लाख मकानात का मायना करवाने का ऐलान करते हुए हुकूमत ने राह फरार इख्तियार कर ली है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भट्टी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आने वाले इंतखाबात में फिर एक मरतबा शहरियों को धोखा देने की हुकूमत तैयारी कर रही है। जब कभी इंतखाबात आते हैं शहर में 1 लाख मकानात की तामीर के दावे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक ग्रेटर हैदराबाद में 4000 मकानात भी तामीर नहीं हुए। गुज़िश्ता इंतखाबात से क़ब्ल चंद मकानात मॉडल के तौर पर तामीर करते हुए उनकी काफ़ी तशहीर की गई और गरीबों को इस तरह के मकानात देने का वादा करते हुए वोट हासिल किए गए। भट्टी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने ज़ियागुड़ा, घोड़े की खबर, कट्टल मंडी, इंदिरा गांधी कॉलोनी, बंसीलाल पेट में 3428 डबल बेडरूम के मकानात का मुशाहिदा करवाया था। दूसरे दिन ग्रेटर हैदराबाद के मकानात का मायना करवाने के नाम पर रंगारेड्डी ज़िले के महेश्वरम असेंबली हलके के उप्पुगुड़ा बल्दिया में साल 2016 में तामीर किए गए मकानात को बताया गया। उन्होंने कहा कि साबिक़ में चीफ मिनिस्टर KCR ने हर असेंबली हलके में 4000 मकानात तामीर करने का ऐलान किया था। उन्हें मकानात का मायना करवाते हुए उसे ग्रेटर हैदराबाद के मकानात करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेडचल ज़िले के नागाराम बल्दिया में तामीर होने वाले 6240 मकानात का भी मायना करवाया गया। ये मकानात भी ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में नहीं आते, इसीलिए उन्होंने मकानात के मायने के प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए वहां से वापस हो गए। उन्होंने कहा कि शहर के कई मकामात पर अराजी मौजूद है। खैरताबाद असेंबली हलके में अम्बेडकर बस्ती के 150 ख़ानदानों को खाली करवाते हुए डबल बेडरूम के मकानात तामीर करने का वादा किया गया था। 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी वहाँ मकानात तामीर नहीं हुए। స్థలాలు చూపించండి, మేము హైదరాబాద్ నారాయణ గారితో ఇప్పుడు మాత్రం మీకేం చూపించాం, మేము వెళ్ళిపోతున్నామని గౌరవ మంత్రి గారు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మల్లారెడ్డి గారు, మరో మంత్రి గారు మల్లారెడ్డి గారు, మేయర్ గారు ముగ్గురు కలిసి అడావుడిగా కార్లు వేసుకొని వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోయిన 40 నిమిషాలు అక్కడే ఉన్నాం. ఆగి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారేమో, మన లక్షలు చూపిస్తా అన్నారు కదా, మరి మనం వెయిట్ చేద్దాం, వాళ్ళు ఏమైనా మనసు మార్చుకొని వెనక్కి వస్తారేమో అని 40-50 నిమిషాలు అక్కడే ఉన్నాం. ఉండి మీడియా వాళ్ళందరితో మాట్లాడుకుంటూ అక్కడే ఉన్నాం.
तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्टी उमूर इंचार्ज माणिक्यम ठाकुर रियासत का दौरा करेंगे। जूम ऐप के जरिए मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज के इजलास में दुब्बाक, जीएचएमसी वरंगल और खम्मम कॉरपोरेशन के अलावा ग्रेजुएट काउंसिल की 2 निश्चितों के इंतखाबात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। करीब 3 घंटे तक चले इस इजलास में आइंदा असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के लिए पार्टी को मुस्तहकम करने से मुतालिक रियासत के सीनियर कायदीन ने अपने अपने मशवरे दिए। इस मौके पर कांग्रेस उमूर इंचार्ज माणिक्यम ठाकुर ने कहा कि हर असेंबली हल्के में बुनियादी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करें। असेंबली इंतखाबात में 34,360 पोलिंग बूथ पर अक्सरियत वोट हासिल करना ही कांग्रेस का मकसद है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रावण ने कहा है कि गरीब आवाम ने डबल बेडरूम मकानात के लिए 17 लाख दरखास्तें दाखिल की थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के सामने आवाम को धोखा देकर वोट हासिल करना टीआरएस की आदत बन चुकी है। बारिश आने पर पानी नहीं तो क्या आग बरसेगी कहने पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सीएलपी लीडर और वर्किंग प्रेसिडेंट के नेतृत्व में जो है सो टीआरएस पार्टी का झूठे नकाब को पर्दाफाश कर दिया था। आज असेंबली में बगैर शर्म उन लोग जो है सो 1 लाख घर बनाए बोल के झूठी बयानात दिए, तो उसको चैलेंज करते हुए भट्टी साहब ने जो जाके पूरा इंस्पेक्ट करे हैं, उसका दरिया मालूम यह हुआ कि सिर्फ 3,420 घर जो है सो बने हैं। 1 लाख घर जो बनाया बोल के जो बयान दिया था वो झूठे बोल के फिर से एक बार साबित हो गया है। हम आज ये पूछ रहे हैं, पूरे ग्रेटर हैदराबाद में 17 लाख एप्लीकेशंस डबल बेडरूम के लिए अप्लाई करे, तो 7 साल में आप 3,000 घर बनाए। हम केसीआर साहब से, तलसानी श्रीनिवास यादव से और कल्वकुंटला तारक रामाराव से ये पूछ रहे हैं, ये 7 साल में आप 3,000 घर बनाए और 17 लाख घर बनाने के लिए कितना साल आप हुकूमत में रहेंगे और कितना साल गरीब लोग जो है सो भुगतना पड़ता है बेघर बोल के आज हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूछ रहे। कांग्रेस पार्टी इससे पहले JNNURM के तरफ से जो है सो करीब 1 लाख घर बनाए थे। आज 6 साल हुकूमत में रहने, 7 साल हुकूमत में रहने के बाद भी सिर्फ 3,400 घर बना के जो है सो आज किस मुंह से आप ग्रेटर हैदराबाद के आवाम के सामने आके वोट मांगते? ये हमारी पूछ है टीआरएस पार्टी से। हम पूरे गरीबों को, खास तौर से जितने भी एप्लीकेशन डाले हैं डबल बेडरूम के, उन सब लोगों से हमारी गुजारिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आने वाली समय में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगा, आप सब लोगों को घर देगा, मगर टीआरएस को तो कड़ी से कड़ी सबक सिखाने की वक्त है। झूठी बयानों से गुमराह करते हुए सबको। तेलुगु देशम पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट पी जयराम ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद को कचरा हैदराबाद बनाने वाले के चंद्रशेखर राव हैं। केसीआर वादा करते हैं और फिर वादे से मुकर जाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। वो सिर्फ मजलिस की बातों पर अमल कर रहे हैं। अब बात करते हैं आईपीएल की। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 13वें सीजन की ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मैच में टॉस जीतकर मुंबई ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए थे। इसके जवाब में सीएसके ने 19.2 ओवर्स में 5 विकेट गंवाकर 166 रन बनाए और मैच जीत लिया। चेन्नई ने आईपीएल के ओपनिंग मैच में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई को दूसरी बार शिकस्त दी है। मैच का 163 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली सीएसके की शुरुआत बेहद ख़राब थी। टीम ने शुरुआती 2 ओवर में ही 2 विकेट गंवा दिए थे। पारी को अंबाटी रायडू ने और फेलियस ने संभाला। अंबाटी रायडू ने 71 रन बनाए, फेलिसिस ने 58 रन बनाए और तीसरे विकेट के लिए 115 रन की पार्टनरशिप की। इस जीत के साथ सीएसके 2 पॉइंट्स हासिल कर टैली में टॉप पर है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।